हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो चला है आज के स्विच बुलेटिन का। मेरा नाम है सिमरन और मैं हूं गर्मा। स्विच बुलेटिन एक ऐसा बुलेटिन जहां हम खबरों को स्टिच करके ऐसे पेश करते हैं कि न्यूज सिर्फ आप तक पहुंचे ही नहीं बल्कि आप उस खबर पर सोच विचार कर पाएं। वन लाइनर्स और हेडलाइंस के जमाने में स्विच बुलेटिन पर हम आपको डीप डाइव करके न्यूज की एनालिसिस करके बताते हैं कि आखिर उस खबर की जड़ क्या है। और सिर्फ यही नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के थ्रू हम आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कहने को तो हमारा जो ये स्विच बुलेटिन है ये महज आधे घंटे का है, पर हमारे रिपोर्ट्स का भंडार आपको हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। आज के स्विच बुलेटिन का स्विच ऑन करते हैं। ऑन से याद आया, त्योहारों का मौसम ऑन हो गया है। आज नवरात्र खत्म हो रहे हैं, कल दशहरा है और ऐसे में आपके परिवार में मिठाइयों का पिटारा तो आ ही रहा होगा और मिठाइयों के साथ नमकीन भी आ रही होगी। लेकिन यहाँ आप सावधान हो जाइए क्योंकि नमकीन के पैकेटों के आड़ में ड्रग्स की हेराफेरी भी हो रही है आजकल। ऐसे केसेस दिल्ली से सामने आए हैं। क्या है ये पूरा माजरा, जानिए वैभव की इस रिपोर्ट में। त्योहारों का मौसम है, तोहफे मिलने और बांटने का माहौल है। ऐसे में नमकीन की डिमांड होती है और हो सकता है कि ऐसे नमकीन का पैकेट आपके घर में भी अभी मौजूद हो। बस इसी की आड़ में कुछ लोग अब राजधानी दिल्ली को ड्रग्स कैपिटल बनाने पर उतारू हैं। 10 अक्टूबर की शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर में एक रेड मारी। छानबीन करते हुए पुलिस टीम एक बिल्डिंग के गोदाम तक पहुंची, जहां उन्होंने नमकीन के सील बंद पैकेटों में से 200 किलो से ज्यादा की कोकेन बरामद की। इन ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गौर करने वाली बात है कि जिस ब्रांड के नमकीन पैकेट यहाँ से मिले हैं वो काफी पॉपुलर हैं। त्योहारों के मौसम में अगर चेकिंग ना हो तो शायद तस्कर इसे पार लगाने में भी कामयाब हो गए होते। जानने वाली बात ये भी है कि बीते 10 दिनों में जितनी ड्रग्स दिल्ली से बरामद की गई है उतनी पूरे देश में बरामद नहीं की गई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जिस गोदाम से ये नमकीन के पैकेट और ड्रग्स मिली थी उसे कपड़ों के स्टोरेज के लिए लिया गया था। हालांकि असलियत में ये ड्रग्स रखने का ही अड्डा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोकेन मिडल ईस्ट के रास्ते और थाईलैंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के सड़क के रास्तों से दिल्ली में लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक जिस कार में कोकेन इस गोदाम तक लाई गई थी उसमें GPS लगा हुआ था। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की और इस गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करने के बाद ही फिर यहां तैयारी के साथ रेड को अंजाम दिया गया। अब जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम इस ड्रग सिंडिकेट के पीछे 3 महीने से लगी हुई थी। यहां तक कि इसी महीने 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली के महिपालपुर में छापेमारी करके इस सिंडिकेट से 5600 करोड़ की 562 किलो ड्रग्स भी बरामद की थी। 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर इन 2 दिन ही जो रेड हुई हैं उनसे 7600 करोड़ की 762 किलोग्राम कोकेन बरामद की गई है, जो कि पूरे देश में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। जानकारी के मुताबिक इन ड्रग्स को दिल्ली से मुंबई भेजने का प्लान था और इस प्लान को सिंडिकेट का सरगना लंदन से ऑपरेट कर रहा था और अंजाम दे रहा था। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 562 किलो ड्रग्स अलग अलग जगह से बरामद की थी, जिसके बाद कुल 6 लोग स्पेशल सेल की रिमांड पर थे। उनसे पूछताछ के बाद मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने रमेश नगर के इसी बिल्डिंग के एक नीचे बने गोडाउन पर रेड की और यहां से 204 किलो कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2000 करोड़ बताई जा रही है। इससे पहले भी 5600 करोड़ की ड्रग्स स्पेशल सेल बरामद कर चुकी थी। कोकीन की इतनी बड़ी खेप आज तक दिल्ली पुलिस के इतिहास में एक साथ बरामद नहीं की गई है। इसी गोदाम के अंदर नमकीन के पैकेट में भारी मात्रा में कोकीन बरामद किया गया। नमकीन पैकेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट बनाए गए थे। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया है कि पुलिस को कई और अहम लीड मिली हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली के और कई जगहों पर भी छापेमारी हो सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी और चौंकाने वाली बात तो यही है कि कैसे ड्रग्स तस्कर नामचीन ब्रांड के नमकीन के पैकेटों में ऐसे ड्रग्स छिपाकर तस्करी करने में कामयाब हो रहे हैं। अगर सीलबंद पैकेट हो तो त्योहारों के मौसम में तो कोई शक भी नहीं करेगा और इन्हें शायद आराम से तस्करी भी की जा सकती है।
ये पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी ही है जिसकी वजह से राजधानी में नशे के कारोबार पर एक बड़ा लगाम लग गया है। कल दशहरा है, आप सभी काफी एक्साइटेड होंगे, स्पेशली बच्चे जो रावण दहन देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरठ के पास ऐसा गांव है जहां लोग दशहरा नहीं मनाते। इसके पीछे जो रीजन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उसे जानने के लिए आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मेरठ के पास एक गांव है, गांव का नाम है गगोल। इस गांव के बारे में जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको तमाम ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस गांव के जो लोग हैं वो दशहरे का त्योहार नहीं मनाते। जब मैंने ये आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे भी काफी हैरानी हुई, इसीलिए आज मैं इस गाँव में आई हूँ। जानते हैं कि जो ये दावे हैं तमाम न्यूज आर्टिकल्स में, इसमें कितनी सच्चाई है, कि सच में इस गाँव के लोग दशहरे जैसा त्योहार ही नहीं मनाते हैं। लेट्स फाइंड आउट। क्या ये सच है कि ये गगोल गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता? सर सच है। 1857 समय में हमारे 9 बुजुर्गों को फांसी लगाई गई थी दशहरे के रोज। गांव ऐसा है मेरठ के पास जहाँ पर 21,000 लोग दशहरा नहीं मनाते हैं। इधर 21,000 हैं जो गांव में दशहरा नहीं मनाते हैं और इसमें माउंटेन्स भी हमारे साथ। ये हमने कई मीडिया की खबरों में पढ़ा है कि जो ये गांव है यहाँ पर दशहरा नहीं मनाते हैं, तो ऐसा सच है क्या? ये बिल्कुल सच है। सब लोग नहीं मनाते। जब दशहरा नहीं मनाया जाता, दशहरे के दिन कुछ आदमियों को फांसी लगाई थी अंग्रेजों ने, तो कुछ आदमी 5-6 लोग मारे गए, तो इसलिए यहाँ दशहरा नहीं मनते उन घरों में। पूरा काम है जो पूरा काम हमारे यहाँ का नहीं मनाता था इसको, दशहरे को। 1857 में हमारे 9 शहीद बुजुर्ग थे, शहीद हुए थे। जब से ही हमारे गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। पीपल का पेड़ था ये, सन 1857 से पहले ही ये पहला है पेड़। और जो हमारे पूर्वज जिन 9 आदमियों को फांसी लगाई वो उस पेड़ पे लगाई गई है जो अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी। जिनके बेटा हो गया या गाय ने बछड़ा दे दिया दशहरा के दिन टाइम से पहले, तो फिर उनके घर दशहरा मनाने लगे। दशहरे पे अगर लड़का पैदा हुआ है उस घर में मनता है। बाकी अभी जो है ये 10-5 ही घर होंगे जिनका मनता नहीं, बाकी पूरे गांव में कहीं नहीं मनता। और आप एक चीज और बता रहे थे कि अगर पशु भी कोई लड़का होता है, गाय का बछड़ा, बछड़ा अगर होता है तो वो भी माना लेते हैं। ये लॉजिक बताइए, अगर फिर दशहरे वाले दिन लड़की पैदा हो गई तो भी मनाने लग जाते हैं? नहीं मना, लड़की हो गई नहीं मना। तो पुरानी परंपरा है ऐसा, तो इसमें ज्यादा हमें जानकारी नहीं है। तो लड़का हो गया दशहरे वाले दिन या फिर कभी भी? नहीं, दशहरा वाले दिन ही, उस दिन ही। और उनके यहाँ जिस दिन दशहरा होता है उस दिन हो गया तो उसके यहाँ फिर मनाना शुरू हो जाता है, वो आन टूट जाती है। लड़की पैदा हो गई दशहरे वाले? लड़की नहीं। फिर नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, तब फिर वो नहीं मनाएंगे। अगर लड़की हो, लड़का हो गया तो मनाएंगे। हाँ। ये नई चीज मुझे पता चली, लड़का होने पर। और अगर पशु भी होता है वो मेल होगा ना, बछड़ा हो जाए, बछड़ा। हाँ, वो ऐसे फिर पशु भी अगर आदमी जात का हो गया तो अब त्योहार मन। हाँ, वो मन सकता है। मैं इस गांव का बासिंदा हूँ, यही मेरी जन्मतिथि है और 69 आयु है। इसी वजह से हमारे यहाँ जो दशहरे के दिन जो शुभ त्योहार होता है उनको सूचना मिल गया कैसे ऐसे आपके बुजुर्गों को फांसी दे दी गई। इस उनकी दुखद घटना सुन के इसलिए हमारा दशहरा नहीं मनाया जाता। कुछ घरों में जिनके बच्चा हो लिया बेटा उनमें मनने लगा, जिनके गाय ने बछड़ा दे दिया उनके मनने लगा। अभी आते हैं कि कहाँ मनने लगा कि, तो एक चीज़ आप मुझे समझाइए कि ऐसा है कि जो 9-10 घर हैं जिनके यहाँ से कुछ लोग शहीद हुए थे सिर्फ वही नहीं मनाते हैं या फिर पूरा का पूरा जो गांव है? पूरा गांव है जो पूरा गांव हमारे यहाँ का नहीं मनाता था इसको, दशहरे को। 1857 में हमारे 9 शहीद बुजुर्ग थे, शहीद हुए थे। जब से ही हमारे गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। जैसा प्रधान जी ने भी बताया, जिनके बेटा हो गया या गाय ने बछड़ा दे दिया दशहरा के दिन टाइम से पहले, तो फिर उनके घर दशहरा मनाने लगे। कि तो कितनी आबादी है इस गांव की और उसमें से लगभग कितने घर ऐसे होंगे जो ये त्योहार नहीं मनाते हैं?
नहीं, पूरा गांव ही नहीं मनाता था। कितनी आबादी होगी गांव की? आबादी तो आबादी होगी जी मैडम 7,000 हमारे यहाँ पोलिंग है, और आप इसका तिहाई लगा लो 21,000 वो बैठेगा 21,000। तो मतलब एक गांव ऐसा है मेरठ के पास जहाँ पर 21,000 लोग दशहरा नहीं मनाते हैं। इधर 21,000 हैं जो गांव में दशहरा नहीं मनाते हैं, और इसमें मोमडन्स भी हमारे साथ हैं। अच्छा, गांव में मोमडन्स भी हैं, और मतलब सारी ही जाति गांव के अंदर है। जैसे ये रिपोर्ट देखकर आपको हैरानी हुई, वैसे ही आपको ये सुनकर भी शौक ही लगेगा कि ईरान और इजराइल जो इस समय कट्टर दुश्मन है, वो एक जमाने में दोस्त हुआ करते थे। और सिर्फ दोस्त ही नहीं, दोनों ने हाथ मिलाकर अपने कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ाई भी की है। तो ये कौन सा दौर था जब ये दोनों देश एक दूसरे के दोस्त थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनके बीच ऐसी दुश्मनी हो गई? जानिए हरीम की रिपोर्ट से। आप पहले इस पर्सपेक्टिव से समझें तो ईरान इजराइल को 1948 में उसके फॉर्मेशन के बाद उसे रिकॉग्नाइज करने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। दोनों के बीच रिश्ते कब बिगड़े, उसके लिए इजराइल ईरान टाइज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड पावर्स हैड द पैलेस्टीन क्वेश्चन टू आंसर। जब यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में ब्रिटिश शासन वाले फिलिस्तीन के पार्टीशन का प्लान प्रेजेंट किया, तो ईरान उन 13 देशों में था जिन्होंने इस पार्टीशन के खिलाफ वोट किया। 1949 में भी ईरान ने इजराइल के यूएन में सदस्यता के खिलाफ वोट देकर अपना स्टैंड क्लियर किया। तो शुरुआत में विरोध था, लेकिन जल्द ही जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फायदों ने ईरान और इजराइल के बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप बना दी। लेकिन इसके बावजूद पब्लिकली ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार ही किया। हालांकि 1950 में तुर्की के बाद ईरान इजराइल को एक सॉवरेन नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करने वाला दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन गया। 1953 में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के ईरान में अलेजेड तख्तापलट के बाद जब शाह डायनेस्टी का शासन वापस आया, तो ईरान और इजराइल के रिलेशंस ने एक जरूरी मोड़ लिया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी के सत्ता में लौटने के बाद ईरान और इजराइल ने एक क्लोज और मल्टी फेसेटेड अलायंस बनाना शुरू किया। ईरान ने 1950 में इजराइल को ऑफिशियली मान्यता दी थी। उस समय ईरान में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा यहूदी समुदाय था। पहलवी शासन ने इजराइल को एक नेचुरल अलाय माना, खासकर उनके उस वक्त की कॉमन एनिमीज इजिप्ट और इराक के खिलाफ। ये अलायंस म्यूचुअल बेनिफिट्स के बेसिस पर बना था, जिसके तहत ईरान और इजराइल के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुआ। दोनों देशों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था USSR को वेस्ट एशिया से दूर रखना, बिकॉज बोथ वर बैक्ड बाय कैपिटलिस्ट अमेरिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का एक कॉन्सेप्ट था अलायंस ऑफ द पेरिफेरी, यानी बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के साथ वाला अलायंस। इसके तहत ईरान को इजराइल में एक फ्रेंडली स्पेस मिल गई। उस वक्त इजराइल अपनी 40% तेल की रिक्वायरमेंट्स ईरान से पूरी करता था और बदले में हथियार, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल गुड्स ईरान को भेजता था। ईरान से मिलने वाला तेल इजराइल की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ज़रूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अरब देशों ने इजराइल पर तेल का प्रतिबंध लगा रखा था। 1968 में स्थापित एलाट एशकेलन पाइपलाइन कंपनी एक महत्वपूर्ण जॉइंट प्रोजेक्ट था, जिसने ईरानी तेल को मिस्र के सुएज कैनाल को बाईपास कर सीधे इजराइल तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। इसके बदले में इजराइल ने ईरान को मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियार दिए, खासकर 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध के दौरान। इतना ही नहीं, ईरान के शाह ने इजराइल के मिलिट्री अचीवमेंट्स की तारीफ भी की, खासकर उसके पड़ोसी देशों के खिलाफ मिली जीत के लिए। इसके बाद आया प्रोजेक्ट फ्लावर, विच वॉज एन इजरायली इरानियन वेंचर टू जॉइंटली डेवलप एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स। बल्कि 1957 में पहलवी ईरान की सीक्रेट पुलिस CIA और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की मदद से बनी। इतना ही नहीं, कल्चरली पहलवी डायनेस्टी एक ऐसे नैरेटिव को प्रमोट करती थी जो ईरान के प्री इस्लामिक पास्ट को हाईलाइट करता था और उसे अरब कल्चर से अलग बताता था, और इससे ईरान और इजराइल की करीबी जस्टिफाई की जाती थी। बट ये दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली। साल था 1979। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से राजशाही का अंत हो गया और ईरान में सब कुछ बदल गया।
इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल से सारे संबंधों को तोड़ दिया और उनके बीच दुश्मनी पनपने लगी। ईरान एक इस्लामिक देश बन गया और आयतुल्लाह अली खमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए और फिर हिजबुल्लाह की फाउंडेशन एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ऐसे इजराइल और ईरान की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिसका नतीजा अब दिख ही रहा है। फॉर मोर अपडेट्स ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कीप वॉचिंग स्विच। आखिर सब कुछ जियोपॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। वैसे पॉलिटिक्स से याद आया कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। 5 नवंबर से वोटिंग भी शुरू होगी और इस वोटिंग में स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स भी पार्ट लेंगी। नहीं, वो वोट देने के लिए अमेरिका नहीं आ रही हैं और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जब वो फरवरी में वापस आएंगी तब उनके लिए कोई स्पेशल वोटिंग का अरेंजमेंट किया जाए। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि वो स्पेस से ही अपना वोट देने वाली हैं। कैसे डालेंगे सुनीता विलियम्स स्पेस से वोट, जानिए इस रिपोर्ट में। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर हैं, नवंबर 5, 2024 को होने वाले US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना वोट डालने वाली हैं। इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बैरी बुच विल्मोर, जो फरवरी तक ISS पर ही रहेंगे, बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के सोलो रिटर्न के बाद भी स्पेस में फंसे हुए हैं। बावजूद इसके वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सुनीता विलियम्स ने 12 सितंबर 2024 को एक कॉल के दौरान वोटिंग के इम्पोर्टेंस पर जोर डाला था और कहा था कोट अनकोट, ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज है जो हमारे पास सिटीजन्स के रूप में होता है और मैं स्पेस से वोट डालने के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये काफ़ी कूल है। अब आपके मन में ये सवाल तो होगा ही कि कैसे वोट डालेंगी स्पेस से सुनीता विलियम्स। स्पेस से वोट डालने के लिए विलियम्स एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करेंगी जो US के सिटीजन्स के लिए अब्रॉड रहने के दौरान डिजाइन किया गया था, जिसमें उनकी लोकेशन के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। सबसे पहले वो एक फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन सबमिट करेंगी एब्सेंटी बैलेट मांगने के लिए। जब उन्हें बैलेट मिल जाएगा तो विलियम्स उसे इलेक्ट्रॉनिकली ISS के कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके फिल करेंगी। नासा का एडवांस स्पेस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन स्कैन प्रोग्राम उनकी वोट के ट्रांसमिशन में मदद करेगा। सुनीता विलियम्स का एन्क्रिप्टेड बैलेट नासा के नियर स्पेस नेटवर्क के माध्यम से ट्रांजिट किया जाएगा, जो ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। ये सिग्नल न्यू मैक्सिको के नासा के व्हाइट सैंड्स टेस्ट फैसिलिटी के ग्राउंड एंटीना तक जाएगा और फिर वहां से सिक्योरली जॉनसन स्पेस सेंटर के मिशन कंट्रोल सेंटर ह्यूस्टन में भेजा जाएगा। उसके बाद एन्क्रिप्टेड बैलेट को अप्रोप्रिएट कंट्री क्लर्क के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। आपको बता दें, सिर्फ सुनीता विलियम्स और कंट्री क्लर्क ही इस बैलेट तक एक्सेस कर सकते हैं, जो उनके वोट की इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है। नासा ने इंश्योर किया है कि एस्ट्रोनॉट्स जैसे कि सुनीता विलियम्स धरती से कनेक्टेड रहें और स्पेस में होने के बावजूद अपने सिविक ड्यूटीज को पूरा कर सके। स्पेस से वोटिंग का प्रोसेस 1997 से चालू है, जब टेक्सास लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया था जो नासा एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट से बैलेट डालने की अनुमति देता है। द फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू वोट फ्रॉम स्पेस वाज डेविड वुल्फ, हु वोटेड व्हाइल बीइंग एट द रशियन मीर स्पेस स्टेशन। हाल ही में केज रूबिन्स ने 2020 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान ISS से अपना वोट डाला था। नासा के एस्ट्रोनॉट्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स का इस्तेमाल करके जो ISS पर भेजा जाता है, फिर वापस धरती पर प्रोसेस के लिए ट्रांजिट किया जाता है, उसका यूज करेंगे। ये सिक्योर सिस्टम नासा के इस कमिटमेंट को दिखाता है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को दूरी के बावजूद अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को निभाने के लिए सहूलियत प्रदान करते हैं, चाहे वो कितनी भी लंबी ड्यूरेशन के दौरान मिशन पर हो और स्पेस में ही क्यों ना हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्पेस में बहुत कुछ पहली बार किया है और अपना रिकॉर्ड भी बनाया है, जैसे कि वो स्पेस से मैराथन रन करने वाली पहली एस्ट्रोनॉट थी। बहुत लोगों को उनकी वापसी की फिक्र है, पर एज पर सुनीता विलियम्स एंड हर फैमिली, स्पेस ही उनका असली घर है और वो अपने टाइम को स्पेस में बखूबी यूटिलाइज कर रही हैं बाय डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। सुनीता विलियम्स और उनके साथी ISS एक मिशन के तहत गए थे, पर उनका स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर वहां खराब हो गया, तब से वो वहीं फंसे हैं। विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट 6 सितंबर को वापस धरती पर आ गया था, पर नासा ने डिसाइड किया कि वो विलियम्स और विल्मोर को इस खराब स्पेसक्राफ्ट से वापस धरती पर नहीं लाएंगे, बल्कि इलॉन मस्क के SpaceX Falcon 9 के जरिए धरती पर वापस लाएंगे।
चाहे दशहरे की बात हो या स्पेस रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स की, अमेरिका के इलेक्शंस की बात हो या मेरठ के किसी ऑर्डिनरी से गांव की यूनिक स्टोरी, ये सभी बताया हमने आपको आज के स्विच बुलेटिन में। तभी तो इस बुलेटिन का नाम है स्विच बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की ट्रेंडिंग खबरों को, एक्सप्लेनर्स को और ग्राउंड रिपोर्ट्स को बड़े ही डिटेल फॉर्म में बताते हैं। और आधे घंटे के स्विच बुलेटिन में हम आपको अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट्स का सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं। ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स, शॉर्ट फिल्म्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप स्विच के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।